टाइम तो हो गया, अपन स्टार्ट करते हैं। यस्टरडे या नेक्स्ट क्लास में अपन ने जनरल अनस्थेशिया शुरू किया था। जनरल अनस्थेशिया का नॉर्मल इंट्रोडक्शन हम लोगों ने देखा था। जनरल अनस्थेशिया की कैरेक्टरिस्टिक्स एक बार मैं वापस से थोड़ा सा स्टार्ट से रिवाइज़ करवाता हूँ। बीच में लास्ट टाइम अपना पॉज हो गया था इंटरनेट कनेक्शन की वजह से। So what is general anesthesia? As we all know that it is a drug that produces reversible loss of sensation and consciousness. जनरल anesthesia लेने के बाद बॉडी के जो मेजर ऑर्गन्स हैं वो वर्क मोटर एक्शन नहीं होता, क्योंकि CNS में कॉन्शियसनेस और सेंसेशन का लॉस हो जाता है। न्यूरॉन्स के बीच जो ट्रांसफ़र है इन्फॉर्मेशन का वो रुक जाता है। इट यूजुअली लॉस ऑफ मेमोरी एंड अवेयरनेस विद द इनसेंसिटिविटी टू पेनफुल स्टिमुलाई ड्यूरिंग अ सर्जिकल प्रोसीजर। और मोस्टली जनरल अनस्थेशिया कब दिया जाता है? जब पर्सन की मेजर सर्जरी करनी होती है, एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है बॉडी के किसी ऑर्गन से, या इंजरी हो जाती है, तब उस प्रोसीजर को पेन से बचाने के लिए, यानी अगर पेशेंट कॉन्शियस रहेगा उसमें स्टिच लगाएंगे, कट लगाएंगे तो काफ़ी पेन होगा, इसलिए जनरल अनस्थेशिया दिया जाता है ताकि उसे मेमोरी भी ना रहे कि क्या हुआ है ड्यूरिंग दैट सर्जरी पीरियड, और अवेयरनेस ना रहे ताकि उसे पेन कम हो। दैट्स वाई वी यूज़ जनरल अनस्थेशिया। पर्पस क्या है जनरल अनस्थेशिया यूज़ करने का? पहला हमारा पर्पस रहता है ताकि पेशेंट को पेन ना हो। दूसरा, उसे मेमोरी में ना रहे, क्योंकि बहुत ही प्रोसीजर जो होता है काफ़ी टिपिकल होता है, खून ब्लीडिंग ये वो होता है, ताकि उसे डर ना लगे, इसलिए लॉस ऑफ मेमोरी रहे। इमोबिलिटी हो, पर्सन अपने जगह से हिले ना, कोई मूवमेंट ना करे, ताकि सर्जरी आसानी से परफॉर्म हो सके। अनकॉन्शियसनेस, वो कॉन्शियसनेस की अवस्था में ना हो ताकि उसे पेन ना हो, और उसे चीज़ें अगर वो कॉन्शियस होगा तो डर काफ़ी लगेगा, इसलिए अनकॉन्शियसनेस हो। एंड द स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन, उसके बॉडी में मसल्स का रिलैक्सेशन हो, स्केलेटल मसल्स का, ताकि वो मूवमेंट ना कर सके और काफ़ी सेडेटिव जैसा, यानी नींद के फॉर्म में रहे। सो दैट्स आर द कैरेक्टरिस्टिक व्हाट वी डिज़ायर टू गिव जनरल एनेस्थीसिया टू पेशेंट। सो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइडियल एनेस्थेटिक एजेंट? जो एक एनेस्थेटिक एजेंट रहते हैं उसमें आइडियल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी काफ़ी ज़्यादा रहनी चाहिए, यानी अगर अमाउंट कम ज़्यादा हो गया, डोज कम ज़्यादा हो गया, तो उसे टॉक्सिसिटी जल्दी से ना हो और उसका बीपी फॉल ना हो। मेजर जो वाइटल ऑर्गन्स हैं बॉडी के, जैसे हार्ट हुआ, लीवर हुआ और दूसरे ऑर्गन, उस पर कोई इफ़ेक्ट ना हो, हमारी ड्रग का साइड इफ़ेक्ट ना हो। वो पोटेंट हो हमारी ड्रग जनरल अनस्थेशिया की, ताकि लो अमाउंट में देने पर भी बॉडी में काफ़ी अच्छा वर्क करे, और ऑक्सीजनेशन जो पेशेंट को चल रहा है उसकी कमी ना हो बॉडी में ऑक्सीजन की। एडजस्टमेंट जो है वो एनेस्थेशिया का काफ़ी अच्छा एडजस्टमेंट, यानी एक डोज बदल के दूसरी ड्रग देनी है, डोज कम ज़्यादा करना है तो उसके लिए अपना हैंड फ्री हो ताकि हम वो कर सकें। इकोनॉमिकल हो, ज़्यादा महंगा ना हो, स्टेबल हो और उसका स्टोरेज काफ़ी आसान हो। सो दीज आर द आइडियल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन आइडियल एनेस्थेटिक एजेंट। एंड इट शुड नॉट रिएक्ट विद द रबर ट्यूबिंग डिलीवरिंग एनेस्थेशिया। जिस ट्यूब से पेशेंट को एनेस्थेशिया डिलीवर किया जा रहा है उसके साथ कोई रिएक्शन कॉज ना करे। क्लासिफिकेशन भी हम लोगों ने देख लिया था। क्लासिफिकेशन कितना इंपॉर्टेंट है ये लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बताया था कि क्लासिफिकेशन याद रखना बहुत ज़रूरी है। इसको मोस्टली इंट्रावीनस और इन्हेलेशनल दो कैटेगरीज़ में हम डिवाइड करते हैं। इन्हेलेशनल की कैटेगरी में पहला जो गैशियस फॉर्म आता है वो नाइट्रस ऑक्साइड है, इसको लॉफिंग गैस भी हम बोलते हैं। नोस्ट्रिल से इनहेल करके पेशेंट को एनेस्थेसाइज किया जाता है। वॉलेटाइल लिक्विड है, ये भी वेपर के फॉर्म में निकलते रहती है, अगर एनवायरनमेंट में हम ओपन इसको रख देंगे। इसमें जो ड्रग्स आती है वो हमारी ईथर है, हेलोथेन, एनफ्लोरेन, आइसोफ्लोरेन, डेस्फ्लोरेन और सिवोफ्लोरेन, ये सारी ड्रग्स इसमें आती है। इंट्रावीनस क्लास की जो ड्रग है इसमें हमारा इंड्यूसिंग एजेंट आता है, जैसे थायोपेन। इंड्यूसिंग एजेंट का मतलब जो एनेस्थेशिया इंड्यूस करे, न्यूरॉन्स की फंक्शनिंग को शांत करे, इंड्यूस करना यानी जाके उसको उद्दीपन, एक वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये इंड्यूसिंग एजेंट, इनको शॉर्ट एक्टिंग, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग जनरल एनेस्थेशिया भी कहा जाता है। अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग का मतलब जस्ट देते ही ये आपके बॉडी में वर्क करना शुरू कर देता है कुछ ही सेकेंड्स में। दैट्स वाई इस इंड्यूसिंग एजेंट को अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग जनरल एनेस्थेटिक एजेंट्स भी हम कहते हैं। इसके एग्जाम्पल है थायोपेंटोन, मिथोहेक्सिटोन सोडियम, प्रोपोफॉल, इथोमिडेट। बेंजोडाइजेपिन्स की सब कैटेगरी आती है इसमें, जो इंट्रावीनस रूट से दिया जाता है। बेंजोडाइजेपिन्स में सेडेटिव और हिप्नोटिक्स क्लास की ड्रग आती है जो नींद इंड्यूस करती है, यानी मेंटल टेंशन को रिमूव करके कामिंग इफेक्ट, शांतिपूर्ण वातावरण जो मेंटेन करती है ब्रेन में, उसको बेंजोडाइजेपिन्स और बार्बिचुरेट्स की ड्रग कहते हैं, जो सेडेटिव हिप्नोटिक्स में आती है। इसमें एग्जांपल है अपना डाइजेपाम, लोराजेपाम, मिडाजोलम। डिसोशिएटिव एनेस्थेशिया, यानी ऐसी कैटेगरी की ड्रग जिसमें डिसोशिएशन होगा, पेशेंट कम्प्लीटली एनेस्थेसाइज नहीं होगा, बीच बीच में अवेक
कहने का मतलब उसे ध्यान रहेगा कि उसकी सर्जरी चल रही है, उठ के खड़ा तो नहीं हो पाएगा, ना मूवमेंट कर पाएगा, बट डिसोशिएशन का मतलब जो स्मॉल सर्जरीज रहती है ना, लंबे समय तक एनेस्थेसाइज नहीं करना है पेशेंट को, तो डिसोशिएटिव एनेस्थेशिया दिया जाता है ताकि कुछ ही समय में उसे ध्यान रहे क्या हो रहा है क्या नहीं। इसके एग्जाम्पल है केटामिन। एंड द फोर्थ वन इज़ न्यूरोलेप्टिक एनाल्जेसिया। न्यूरोलेप्टिक यानी जो ब्रेन पे डायरेक्ट पेन को कम करते हैं, पेन सेंसेशन जो होते हैं रिसेप्टर्स को उनको ब्लॉक करते हैं। इसमें फेंटेनाइल ओपियोइड कैटेगरी की ड्रग आती है। सो दैट्स वाई ये इतना क्लासिफिकेशंस है ड्रग्स का। अब है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जनरल एनेस्थेशिया। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ये हम लोगों ने देखा था इन्हेलेशनल और इंट्रावीनस में। इन्हेलेशनल जो है वो इंट्रावीनस एसेस इसका डिफ़िकल्ट जिस ड्रग का होता है उसको इन्हेलेशनल रूट से हम देते हैं। पेशेंट प्रेफरेंस जिनमें बच्चों में इन्हेलेशनल रूट्स की ड्रग देते हैं ताकि पेनफुल इंट्रावीनस होती वो रूट से ना देना पड़े। इंट्रावीनस रूट जो होता है वो फास्टर होता है, काफ़ी अच्छे से ये वर्क करता है। देन अपना इसमें जो एक्साइटेटरी फेस होता है उसको अवॉइड किया जा सकता है। एक्साइटेटरी फेस का मतलब ये होता है कि 4 फेज़ होते हैं जनरल एनेस्थेशिया की, वो हम डिस्कस करेंगे। तो जो एक्साइटेटरी फेस में पेशेंट को ना जाना पड़े और आसानी से अपना इफ़ेक्ट दे सके, तो दिट्स आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जनरल एनेस्थेशिया। ये निमोनिक्स हैं, जैसे शाइन इन्होंने निमोनिक्स बनाया है, सीवोफ्लोरिन, हेलोथिन, आइसोफ्लोरिन, नाइट्रस ऑक्साइड और एनफ्लोरिन, ये सारी ड्रग्स का। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी ड्रग्स के क्लासिफिकेशन का कि कैसे ड्रग वर्क करती है। तो ये मैंने आपको बताया था कि ये गाबा रिसेप्टर पर एक्ट करके क्लोराइड आयन चैनल की ओपनिंग करती है ताकि आसानी से हमारे बॉडी के जो स्टिमुलेशंस है वो शांत हो जाए और पेशेंट को नींद आने लगे। इस कैटेगरी में जो ड्रग आती है जैसे इन्हेलेशनल एनेस्थेशिया, बारबिचुरेट्स, बेंजोडाइजेपिन्स, प्रोपोफॉल, ये सारी ड्रग्स आती है, क्लोराइड आयन चैनल की ओपनिंग करती है। यहाँ पर से मैंने आपको एक वीडियो कल दिखाया था लास्ट टाइम, उसको मैं वापस से प्ले करता हूँ और आपको यहाँ पर डिफ़ाइन करता हूँ उसको। ये स्क्रीन विजिबल है ना आप लोगों को सभी को वीडियो की? ओके फाइन, मैं आप लोगों को डिक्टेट करता हूँ इसको ऐसी। ये देखिए, जनरल एनेस्थेशिया सर्जरी करते समय कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे हम जनरल एनेस्थेशिया से पहले अगर किसी पेशेंट को ड्रग दे दी तो उसे पता ही नहीं चलेगा कि उसकी सर्जरी कंप्लीट हो गई और बहुत अच्छी इफेक्टिव वे में सर्जरी डन हो जाती है। जब पेशेंट को एनेस्थेशिया दिया जाता है वो कम्प्लीटली स्लीप की कंडीशन में होता है, अनकॉन्शियस कंडीशन में होता है पेशेंट। उसे मेमोरी अगर कुछ भी नहीं चलती उसके बॉडी में, उसे पेन भी नहीं होता। लेकिन अगर बिना एनेस्थेशिया के किसी की सर्जरी की जाए तो वो डर जाएगा पेशेंट, ठीक है। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में, मोस्टली मिडिल ईस्ट में, एशिया में, ये सब थेरेपीज़ जो है अपनी जनरल एनेस्थेशिया की यूज़ होती है। ओपियम पॉपी से, ये अल्कोहल से ड्रग बनाई जाती है जो एनेस्थेशिया का भी काम करती है। रीजनल, इन्हेलेशनल, इंट्रावीनस एजेंट्स, ये सब जगह इसको यूज़ किया जाता है। राइट बैलेंस ऑफ सर्जरी मेंटेन करके रखती है। ये जो रीजनल एनेस्थेशिया होता है, पेन के जो ब्लॉक हैं वो ब्रेन तक पहुंचने नहीं देते और अपने बॉडी में कम्प्लीटली इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को ये मेंटेन करके रखती ताकि पेन का सेंसेशन ना हो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सर्जरी। इनको रीजनल ये डायग्राम में देखो, ये गाबा रिसेप्टर है, नीचे क्लोराइड आयन चैनल की फंक्शनिंग यहाँ पर बढ़ते जा रही है, ठीक है। इसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज जो है कम हो जाते हैं, निगेटिव चार्ज बढ़ने की वजह से एनेस्थेशिया की कंडीशन होती है। कोकेन जो होता है वो भी पेन किलिंग इफ़ेक्ट देता है, एनाल्जेसिक इफ़ेक्ट देता है, लेकिन इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम है। अगर इसका ज़्यादा कंजम्पशन कर लिया जाए तो ये एडिक्शन कॉज कर सकती है। मोस्ट ऑफ द सर्जरीज़ में पेशेंट को अनकॉन्शियस किया जाता है ताकि ब्रेन की जो फंक्शनिंग है धीरे धीरे वो शांत हो जाती है और इन्हेलेशन से उसके ब्रेन की एक्टिविटीज़ नॉर्मल हो जाती है। डाईथाइल ईथर सबसे पहले इसको एज एनास्थेटिक एजेंट यूज़ किया जाता था, बट इसके साइड इफ़ेक्ट्स थे कि ये ब्लीडिंग कॉज करता था अपनी नोज़ से और बॉडी के डिफरेंट पार्ट से, इसलिए इसका यूज़ अभी थोड़ा सी बहुत ही कॉशियसली होता है। देन नाइट्रस ऑक्साइड आया। नाइट्रस ऑक्साइड, डाईथाइल ईथर, ये सब कैटेगरीज़ की ड्रग हैं। नाइट्रस ऑक्साइड को प्रोपोफॉल के साथ कॉम्बिनेशन में दिया जाता है ताकि उसके साइड इफ़ेक्ट्स कम हो और उसकी इफ़ेक्टिविटी सीवोफ्लोरिन के साथ कॉम्बिनेशन में काफ़ी अच्छी होती है। सो ये प्रिलिमिनेटिव स्टेज थी जहाँ पर
प्रोपोफॉल, सेडेटिव, हिप्नोटिक्स, ये क्या करते हैं, अनकॉन्शियसनेस की और फेंटेनाइल पेन रिलीविंग एक्शन देते हैं ताकि ये दोनों इफेक्ट पेशेंट को मिल सके. सो दीज आर द जनरल एनास्थीसिया दैट स्टॉप्स द इलेक्ट्रिकल सिग्नल इन पेशेंट. ये धीरे धीरे ब्रेन के फंक्शन को कम कर देते हैं जनरल एनास्थीसिया देने के बाद, और जो सेक्टर्स होते हैं अलग अलग ब्रेन के वो स्टॉप हो जाते हैं और पेशेंट को वो मेमोरी लॉस हो जाती है, अनकॉन्शियसनेस रहता है. धीरे धीरे ब्रेन के फंक्शंस जो हैं वो शॉर्ट हो जाते हैं. ये गाबा रिसेप्टर है, गाबा ए रिसेप्टर. यहाँ पर आपकी ड्रग आके बाइंड होती है, रिसेप्टर को ओपन करती, चैनल खुल जाएगा, क्लोराइड आयन नीचे आपके ब्रेन के अंदर आने लगेंगे और धीरे धीरे आपकी जो ब्रेन की एक्टिविटी है वो स्लो होने लगेगी. दैट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ जनरल एनास्थीसिया. नर्व्स का कंडक्शन एक दूसरे नर्व्स का रुक जाएगा जिसके कारण मूवमेंट नहीं होगा, मेमोरी याद नहीं रहेगी, कॉन्शियसनेस नहीं रहेगा. ये सारी ड्रग्स इस कैटेगरी में आती है जिनको अलग अलग डोज में दे के पेशेंट को एनेस्थेसाइज किया जाता है. मेजर ऑर्गन्स पे इसका इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए आपकी ड्रग का. प्लांट से भी बहुत सारे एनेस्थेटिक लिए जाते हैं बट उसकी पॉइजनन और टॉक्सिसिटी चेक कर ली जानी चाहिए देने से पहले. केयरफुली मॉनिटरिंग की पेशेंट को ज़रूरियत होती है ताकि कोमा अगर में ना जाए. डोज अगर ज़्यादा हुआ तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है. आसानी से सर्जरी या कट लगा के उसको एनेस्थेशिया दे के उसको बहुत आसान बनाया जा सकता है. So this is all about your general anesthesia. Patient may feel relaxed after the surgery और उसे कुछ भी याद नहीं रहेगा. ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट योर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. आप लोगों को समझ आया इसका मैकेनिज्म ड्रग का? ऑल ऑफ यू वीडियो देखा आप लोगों ने? ठीक है. अब तक किसी को कोई डाउट है जनरल एनेस्थीसिया के बारे में? ड्रग्स का क्लासिफिकेशन, मैकेनिज्म, ये सारी चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले डेफिनेशन क्या होता है, कौन कौन सी ड्रग उस कैटेगरी में आती है और उसका मैकेनिज्म क्या है, कैसे वो बॉडी में अपना एक्शन देती है. ये 3 प्राइम और मेजर चीज़ है. इसके बाद हम केमिस्ट्री की तरफ आगे बढ़ेंगे और ड्रग की कॉमन प्रोफाइल की तरफ आगे बढ़ेंगे. ये इंट्रोडक्शन ऑफ योर चैप्टर है. यू मस्ट राइट दिस इन योर आंसर. ठीक है. देन अदर कुछ मैकेनिज्म और है इस ड्रग के, जैसे ये लिगेंड गेटेड आयन चैनल पे भी एक्ट करती है. लिगेंड गेटेड आयन चैनल ये भी एक आयन चैनल होता है. जैसे इस पे बाइंड होते हैं तो सोडियम आयन का कंडक्शन जो है इसमें बढ़ जाता है. सोडियम गेट ओपनिंग सोडियम आयन की वजह से ये होता है. लगभग वैसे ही वर्क करते हैं. ग्लाइसिन जो होते हैं इनहिबिटरी टाइप ऑफ रिसेप्टर होते हैं जिसमें बार्बिचुरेट, प्रोपोफॉल, ये सारी ड्रग्स की कैटेगरी की ड्रग आती है जो स्पाइनल कॉर्ड और मेडुला ऑब्लांगाटा ब्रेन को एक्टिवेट करते हैं. अगर ब्रेन के ये सेक्टर एक्टिवेट हो जाए तो इनहिबिटरी एक्शन मिलने लगता है बॉडी में, यानी स्टिमुलेशन जो है वो कम होने लगता है. ये आप लोग और आगे समझेंगे, फार्माकोलॉजी में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इस रिसेप्टर के बारे में. NMDA, एन मिथाइल डी एस्पार्टेट, ये ग्लूटामेट टाइप ऑफ रिसेप्टर, एक्साइटेटरी टाइप ऑफ रिसेप्टर है. तो केटामीन और नाइट्रस ऑक्साइड की जो ड्रग होती है इस रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है. ब्लॉक करने की वजह से इनका एक्साइटमेंट जो है वो कम हो जाता है और ब्रेन की एक्टिविटी भी शांत हो जाती है. तो ये अलग अलग चीज़ है, आपको इसको पढ़ना होगा और समझना पड़ेगा. अब किसी भी जनरल एनेस्थीसिया के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के 4 स्टेज होते हैं. ठीक है. ये 4 स्टेज 1, 2, 3, 4 में हम डिवाइड कर सकते हैं. जब किसी पर्सन को ड्रग दी जाती है तो एक एक स्टेज प्रोसीड होते जाते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं. पहला जो होता है वो स्टेज ऑफ एनेस्थीसिया का स्टेज होता है. इसमें क्या होता है, स्टार्ट्स फ्रॉम बिगनिंग ऑफ एनेस्थेटिक इनहेलेशन लास्ट अप टू द लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस. यहाँ पर से जब एनेस्थीसिया शुरू होता है तो जैसे ही ये स्टेज ख़त्म होती है तो पेशेंट स्टेज ख़त्म होते होते तक एनेस्थेसाइज हो जाता है. पेन जो होता है कम्प्लीटली कम हो जाता है उनके बॉडी में. कॉन्शियसनेस जो है वो धीरे धीरे लॉस होने लगता है और पेशेंट जो है वो ड्रीम के स्टेज में चले जाता है और रेस्पिरेशन जो है वो उसका नॉर्मल हो जाता है. स्टेज 2 को हम बोलते हैं स्टेज ऑफ डेलीरियम एंड एक्साइटमेंट. इस स्टेज में थोड़ा पेशेंट जो है अपने दांत वाँत ऐसे
पीसता है, एक्साइटमेंट की कंडीशन आती है क्योंकि एनेस्थीसिया का डोज धीरे धीरे ब्रेन में जाने लगता है। इसमें कॉन्शियसनेस कम्प्लीटली लॉस हो जाता है, रेस्पिरेशन रेगुलर हो जाती है, एक्साइटमेंट कम्प्लीटली ख़त्म हो जाता है और पेशेंट का जॉ अगर टाइट करता है, मसल्स का थोड़े स्टीफ हो जाते हैं, थोड़ा जर्की बिहेवियर करता है, हो सकता है मिक्चुरेशन की वजह से यूरिनेशन भी हो जाए, डिफिकेशन हल्का सी हो जाए, बट इस स्टेज के बाद कम्प्लीटली जो पेशेंट जो है वो नॉर्मल हो जाते हैं। बीपी और हार्ट रेट थोड़े राइज हो सकते हैं सिम्प्टोमेटिक स्टिमुलेशन की वजह से, और यहाँ पर से ही हम ऑपरेशन जो है वो थर्ड स्टेज से परफॉर्म करते हैं। स्टेज ऑफ थर्ड को हम सर्जिकल अनस्थेशिया बोलते हैं। इसमें आई बॉल्स जो है वो कम्प्लीटली स्टेगनेंट हो जाती है, स्थिर हो जाती है, आपकी बॉडी में मोशन मूवमेंट नहीं होता, आपकी आँख में कोई मोशन नहीं होगा, लॉस हो जाएगा मेमोरी का, कॉन्शियसनेस का। फेज़ 1 में आई बॉल वर्क नहीं करेगी, फेज़ 2 में कॉर्नियल रिफ्लेक्स जो है वो वर्क नहीं करेंगे, प्यूपिल जो है वो कम्प्लीटली डायलेट हो जाएगी और प्लेन 4 जो है वो इंटरकोस्टल पैरालिसिस जैसी कंडीशन हो जाएगी बॉडी की, जो कम्प्लीटली पेशेंट की कोई मूवमेंट नहीं होता। देन फोर्थ स्टेज जो होता है वो मेडुलरी और रेस्पिरेटरी पैरालिसिस का कंडीशन होता है। इस स्टेज में पेशेंट को वापस अपने नॉर्मल कंडीशन में आना होता है। ब्रीथिंग जो है वो सर्कुलेशन लॉस हो सकती है। अगर इस स्टेज से आगे पेशेंट निकल गया, इस स्टेज को लंबे समय तक बनाए रखे, तो पेशेंट कोमा में जा सकता है। उसकी प्यूपिल कम्प्लीटली डायलेट रहती है, मसल जो है वो फ्लैबी हो जाते हैं और पल्स जो है वो धीरे धीरे कम होने लगती है, बीपी बहुत कम हो जाता है। तो इस स्टेज से आगे पेशेंट को नहीं जाना है। थर्ड स्टेज के जस्ट बाद पेशेंट को रिकवरी की स्टेज में आना है, इसलिए डोज का कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ज़्यादा अमाउंट में डोज नहीं दिया जाता। अब ये जो स्टेज है प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन एनेस्थेशिया देने से पहले पेशेंट को प्रिपेयर किया जाता है उसकी बॉडी को, जिसको हम प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन कहते हैं। डेफिनेशन में इसके क्या है प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन में? इट इज़ द टर्म अप्लाइड टू द यूज़ ऑफ ड्रग प्रायर टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एन एनेस्थेटिक एजेंट टू मेक द एनेस्थेशिया सेफर एंड मोर एग्रीगेबल टू द पेशेंट। यहाँ पर ये डेफिनेशन क्या कह रही है? एनेस्थेशिया देने से पहले पेशेंट को प्रिपेयर किया जाता है उसके बॉडी को, ताकि एनेस्थेशिया को और इफ़ेक्टिव बनाया जा सके। इसके ऑब्जेक्टिव एंड एम क्या है? रिलीफ ऑफ एंजाइटी, ताकि पेशेंट को घबराहट ना हो एनेस्थेशिया देने से पहले। एमनेशिया फॉर प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव इवेंट्स, उसकी मेमोरी जो है वो कम्प्लीटली लॉस हो जाए पहले और बाद में ऑपरेशन के। एनाल्जेसिया, दर्द ना हो। बॉडी के सिक्रीशन, सलाइवरी सिक्रीशन, आँखों का सिक्रीशन, गैस्ट्रिक सिक्रीशन, ये सब कम हो जाए उसके बॉडी में। एंटी इमेटिक इफेक्ट, उसे उल्टी ना आए, एंटी इमेटिक वॉमिटिंग ना आए। डिक्रीज एसिडिटी एंड वॉल्यूम ऑफ गैस्ट्रिक जूस, उसके स्टमक से एसिड रिलीज ना हो और एसिडिटी ना हो, ये सब चीज़ का भी ध्यान रखा जाता है, इसलिए प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन दिया जाता है। प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन की कैटेगरी में कौन कौन सी ड्रग आती है? तो यहाँ पर आपकी जो ड्रग्स है, पहले है सेडेटिव और हाँ, प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन में जो ड्रग है आपकी, जैसे सेडेटिव और एंजियोलाइटिक्स कैटेगरी की ड्रग इसमें आती है। सेडेटिव एंजियोलाइटिक्स यानी जो नींद लाते हैं और मानसिक शांति देते हैं, जैसे डायजेपाम, लोराजेपाम, मिडाजोलम, प्रोमिथाजाइन, ये सब कैटेगरीज की ड्रग आती है इसमें। ओपियोइड्स कैटेगरी की ड्रग में ओपियोइड, ओपियम, पापेवर, सोमनीफेरम से जो ड्रग्स मिलती हैं, मॉर्फिन एंड कॉग्नियर्स, ये एज ए एनाल्जेसिक वर्क करती है। एंटी कॉलिनर्जिक क्लास की ड्रग, एंटी कॉलिनर्जिक्स एक कहना चाहिए ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, एक ब्रेन का पार्ट है जिसमें कॉलिनर्जिक और एड्रेनलिन, ये दो न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में आप पढ़ेंगे, तो अभी अपन उस चैप्टर को भी पढ़ेंगे, बट उसके पहले मैं थोड़ा सी ब्रीफली बता दूं कि एंटी कॉलिनर्जिक्स एक ऐसी क्लास की ड्रग है जो आपके ब्रेन में एसिटाइल कोलिन के न्यूरोट्रांसमीटर को कम करती है, और एसिटाइल कोलिन जो है ये आपके बॉडी में सिक्रीशंस को बढ़ाता है, सलाइवरी सिक्रीशन, गैस्ट्रिक सिक्रीशन, लैक्रिमल सिक्रीशन, इन सिक्रीशंस को कम करने के लिए एट्रोपिन की ड्रग इसमें दी जाती है। H2 ब्लॉकर हिस्टामिनिक क्लास की ड्रग है। H2 का मतलब, H2 का मतलब
हिस्टामिन होता है, हिस्टामिन एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। उसके साथ साथ ये जो H2 है, ये H2 एंटागोनिस्ट की ड्रग कहा जाता है इसको, रेनिटिडिन, फेमोटिडिन। ये आपके स्टमक में गैस्ट्रिक जूस के प्रोटॉन पंप इनहिबिटर को रोकने का भी काम करती है ये ड्रग। देन एंटीमेटिक्स क्लास की ड्रग में जो आती है मिटोक्लोप्रामाइड एंड डोमपेरिडोन, ये उल्टी, वॉमिटिंग, ये सब को रोकने के लिए। तो इतनी सारी ड्रग्स को पहले से प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन पेशेंट में दिया जाता है ताकि एनेस्थीसिया देने से पहले उसके बॉडी प्रिपेयर हो जाए और ये सब चीज़ों से डिस्टर्बेंस ना हो और इफेक्टिविटी एनेस्थीसिया की अच्छी हो। अब हम इन्हेलेशनल एनेस्थेटिक एजेंट के बारे में बात करेंगे जो नोस्ट्रिल के थ्रू एनेस्थीसिया दिया जाता है। इसमें आता है आपका ईफ्लूरिन। एनफ्लूरिन पहली आपकी ड्रग है। यहाँ पर ये फार्मूला आपका स्ट्रक्चर इसमें दिख रहा है आपको एनफ्लूरिन का, ठीक है। एनफ्लूरिन का आईयूपीएसी नेम अभी हम डिस्कस करेंगे। इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये जो एनफ्लूरिन होते हैं ये वॉलेटाइल लिक्विड होते हैं, नॉन इन्फ्लेमेबल होते हैं, इनका जो सुगंध होती है वो स्वीट होती है और 57 डिग्री सेल्सियस पे ये बॉयल होने लगते हैं। हेलोथेन के जैसे रहते हैं इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, बट मसल रिलैक्सेशन इनका अच्छा होता है हेलोथेन के कंपैरिजन में। मायोकार्डियल फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को ये डिप्रेस करते हैं, हार्ट की फंक्शनिंग को थोड़ा कम करते हैं, हार्ट को सेंसिटाइज भी कर सकते हैं एड्रेनलिन के लिए, यानी एक्साइटमेंट ला सकते हैं इसमें। सीजर यानी इपिलेप्सी, इसका हिंदी मीनिंग है जैसे मिर्गी के जो झटके रहते हैं, तो डीप एनास्थेशिया थोड़े वैसे झटके भी इंड्यूस करता है, इसलिए इसको ईईजी इलेक्ट्रोएंसिफेलोग्राम के समय इसको नहीं दिया जाता। मेटाबॉलिज्म जो है ये 1/10 होता है हेलोथेन का, इसलिए इसकी क्वांटिटी जो है लीवर टॉक्सिसिटी कॉज कर सकती है, बहुत कम अमाउंट में इसको दिया जाता है। मेटाबॉलिज्म रिलीजेस फ्लोराइड आयन, रीनल टॉक्सिसिटी, इसके मेटाबॉलिज्म यानी लीवर में मेटाबॉलिज्म होता है जिसकी वजह से रीनल टॉक्सिसिटी हो सकती है, ये फ्लोराइड आयन को रिलीज़ करता है, इसलिए सावधानी से इसका उपयोग किया जाता है। अब ये इसका आईयूपीएसी नेम देखिए, आईयूपीएसी नेम का मतलब इंटरनेशनल यूनिट फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री फुल फॉर्म है। इसका मतलब एक नेम, केमिकल फार्मूला का नेम दिया जाता है ड्रग को। आपके एनफ्लूरेन का वो नाम क्या है, 2-chloro-1,2-1,1,2 ट्राईफ्लोरो इथाइल डाईफ्लोरोमिथाइल ईथर। ये केमिकल स्ट्रक्चर जो इसका बना हुआ था ना फर्स्ट स्लाइड में, ये देखो, ये केमिकल स्ट्रक्चर का ये आईयूपीएसी नेम है, जिसमें एक क्लोराइड कंपाउंड होता है और 3 फ्लोराइड कंपाउंड जुड़े रहते हैं और मिथाइल ईथर ग्रुप ये होता है। नीचे इसका सिंथेसिस का पार्ट दिया हुआ है कि 2-chloro इथाइल मिथाइल ईथर को 2-chloro-1,1,2 ट्राईफ्लोरो इथाइल मिथाइल ईथर जो अपना कंपाउंड होते हैं उसको क्लोरीन के प्रेजेंस में आप एंटीमनी फ्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो अल्टीमेटली आपका प्रोडक्ट जो है वो बनता है। इसके यूजेस क्या है, एनफ्लूरेन ये प्लीजेंट स्मेल होती है, प्लीजेंट स्मेल यानी वो जो स्वीट स्मेल होती है वैसी स्मेल आती है, नॉन इन्फ्लेमेबल होता है, और एनेस्थेटिक ईथर जो होते हैं रैपिड इंडक्शन देते हैं, एक्साइटमेंट बहुत कम होता है इसमें, एनाल्जेसिया मसल रिलैक्सेशन काफ़ी अच्छा होता है हेलोथेन के कंपैरिजन में। बट ये सीवीएस कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कंटिन्यूसली डिप्रेशन और स्टिमुलेशन कर सकते हैं, यानी सीएनएस को एक्साइट कर सकते हैं और आपके हार्ट के फंक्शन को डिप्रेस कर सकते हैं। डोज इसमें ध्यान रखना है आपको, 2 to 4.5 ऑक्सीजन और नाइट्रस ऑक्साइड मिक्सचर के लिए इसका डोज दिया जाता है, और इंडक्शन के लिए यूजुअली 7 से 10 मिनट इसको इनहेल किया जाता है पेशेंट को। इसका मेंटेनेंस क्या है, 0.5 to 3% कंसर्न। ये डोज़ आप थोड़ा सी अपने हिसाब से एक कोई भी डोज़ याद रख सकते हैं। नाउ यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ एंड रिप्लाई टू मी। ये पहली जो अभी ड्रग आपकी पढ़ी, इसके पैटर्न आप लोगों को समझ आया कि आप लोगों को लिखना कैसे है। तन्नू, ये समझ आ रहा है आप लोगों को, जब आप लोग कोई जनरल एनेस्थीसिया का सपोज अगर आंसर आता है क्वेश्चन तो कैसे लिखना है, पहले आपको इंट्रोडक्शन बताना है, डेफिनेशन लिखनी है, क्लासिफिकेशन उसका लिखना है, देन उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, और जो भी ड्रग अगर डिफाइंड होगी कि ये एनफ्लूरेन हेलोथेन के बारे में लिखो, और अगर ड्रग डिफाइंड नहीं है तो यहाँ से फिर आप अपने ड्रग के बारे में लिखना शुरू करोगे, जहाँ से आप उसका नाम, आईयूपीएसी नेम, सिंथेसिस, स्ट्रक्चर, यूजेस और एडवर्स इफेक्ट अगर हो तो वो लिखना है। क्लियर है आप लोगों को क्या क्या लिखना है? ठीक, हाँ, इसमें मेडिसिनल केमिस्ट्री में ना सिंथेसिस इंपॉर्टेंट होता है, तो
अक्सर ऐसा होता है 10 मार्क्स का जब क्वेश्चन आता है ना, तो उसमें ड्रग एक सिंगल या दो ड्रग ही दी रहती है, तो उसको वेल डिफाइंड आप लोगों को लिखना है, सिंथेसिस भी लिखनी है, स्ट्रक्चर भी बनाना है। लेकिन अगर कोई शॉर्ट नोट आता है, सपोज 5 नंबर का जनरल एनेस्थीसिया का शॉर्ट नोट आ रहा है, तो उसमें किसी भी एक ड्रग को सिंथेसिस उसको बता दो, बाकी ड्रग का यूज़, एडवर्स इफेक्ट ये लिख दो, यानी मार्क्स के अकॉर्डिंग आप अपना आंसर शॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन जनरल एनेस्थीसिया मेडिसिनल केमिस्ट्री में अगर कोई भी आंसर आप लिखते हो ना, तो ये अपना नेचर बना लो कि सिंथेसिस का कोई ना कोई पार्ट आप उसमें ऐड करोगे, ताकि लगना चाहिए कि उसमें केमिस्ट्री आपने ऐड की है। ठीक है, अभी अपन आगे और भी बहुत सारी ड्रग्स पढ़ेंगे, तो धीरे धीरे जब फर्स्ट सेशनल ये सब होंगे ना, तो आपको लिखने का पैटर्न और समझ आ जाएगा, और अपन ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे ताकि आप लोगों को सब चीज़ दिमाग में बैठे, कैसे लिखना है, कैसे वर्क करना है अपने को। नेक्स्ट अपन जो ड्रग देखते हैं इसी इन्हेलेशनल एनेस्थीसिया की, जो दूसरी ड्रग है वो है अपनी हैलोथेन। अब हैलोथेन के बारे में अपने एनफ्लुरेन में थोड़ा देखा था कि इसमें मसल रिलैक्सेंट अच्छा नहीं होता, उसमें एनफ्लुरेन में ज़्यादा अच्छा होता है। तो अब हैलोथेन के बारे में हम पढ़ते हैं। ये फ्लोरिनेटेड वॉलेटाइल लिक्विड है, यानी फ्लोराइड कंपाउंड इसमें प्रेजेंट होता है। इसका ओडर भी है जो, यानी स्मेल जो है वो स्वीट होती है। ये इरिटेंट नहीं होता, इन्फ्लेमेबल नहीं होता, लिक्विड होता है ये। और एम्बर्ड कलर बॉटल, एम्बर्ड कलर यानी ब्राउन कलर बॉटल में इसको फील करके रखा जाता है। ये पोटेंट एनेस्थेटिक एजेंट होता है, यानी छोटी सी क्वांटिटी भी इसकी एनेस्थीसिया बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनेस्थीसिया इंड्यूस करती है। 2 to 4% इसका इंडक्शन रेट होता है। इंडक्शन यानी आपके बॉडी में एनेस्थीसिया को इंड्यूस करना, आपके CNS के फंक्शन को कम करने की जो प्रॉपर्टी है वो 2 से 4% में ही इसके डोज में होती है। और 0.5 to 1% मेंटेनेंस के लिए दिया जाता है, यानी एनेस्थीसिया मेंटेन रहे आपकी बॉडी में। बॉइलिंग पॉइंट इसका 50 डिग्री सेल्सियस है। फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल, यानी आपके बॉडी में जाने के बाद कैसे ही आपके बॉडी से एक्सक्रीट होगा, यानी 60 to 80% आपके लीवर से अनचेंज्ड फॉर्म में एक्सक्रीट हो जाता है, और 20% आपके बॉडी में रहता है, जो कि 24 आवर्स तक आपके बॉडी में अपना इफेक्ट दे सकता है। अब ये इसका IUPAC नेम है हैलोथेन का, 2 ब्रोमो 2 क्लोरो 111 ट्राईफ्लोरोइथेन। ये जो लास्ट में आपकी ड्रग ये बनी हुई है ना, ये स्ट्रक्चर, ये इसका IUPAC नेम है। इसका सिंथेसिस कहाँ से स्टार्ट होता है? ट्राईक्लोरोइथाइलिन, ये आपका कंपाउंड है, यहाँ से सिंथेसिस स्टार्ट होगा। ये 3 हाइड्रोफ्लोरो को 130 डिग्री सेल्सियस पर एंटीमनी क्लोराइड के साथ बॉईल किया जाता है, तो ये 2 क्लोरो 111 ट्राईफ्लोरोइथेन बनाता है। देन ब्रोमीन के साथ इसका रिएक्शन जब कराया जाएगा तो अल्टीमेटली आपका हैलोथेन बनता है। यूजेस क्या है इसका? ये पोटेंट है, सेफ होता है, जनरल एनेस्थीसिया के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाली ड्रग है हैलोथेन आपकी। इंडक्शन इसका स्मूथ होता है, यानी धीरे धीरे आप एनेस्थीसिया के स्टेज में जाएंगे, आपको बॉडी में जर्क नहीं लगेगा, बहुत जल्दी आप एनेस्थीसिया में चले जाएंगे, और वापस रिकवरी भी इसकी अच्छी होती है। ये पोटेंट एनेस्थेटिक एजेंट नहीं होता, और इसका स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट जो है वो अच्छा नहीं होता एनफ्लुरेन के कंपैरिजन में। इसलिए इसको नाइट्रस ऑक्साइड के साथ कॉम्बिनेशन में, या फिर सक्सिनाइल क्योलिन, ट्यूबरक्यूरेराइन और गैलेमाइन, ये ऐसी ड्रग्स हैं जिनके साथ इसको कॉम्बिनेशन में दिया जाता है कि जो कमियां इस ड्रग में हैं वो दूसरी ड्रग्स से लेकर कॉम्बिनेशन में दे, और पेशेंट को इफेक्टिविटी काफ़ी अच्छी मिले। डोज के बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए थे, कितना डोज देते हैं ये आप लोग देख लेना, 1 to 4% या 0.5 to 1.5%। अब हैलोथेन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज ये वैसे तो हम डिस्कस कर लिए हैं। नॉन इन्फ्लेमेबल होता है, इरिटेंट नहीं होता, और फेरेंजियल एंड लेरेंजियल रिफ्लेक्सेस, फेरिंग्स और लैरिंग्स जो अपने थॉट में होता है ना, फेरिंग्स और लैरिंग्स जो, तो उसमें सक्रीशन जो होता है उनको ब्रोंको डायलेशन, यानी आपकी श्वसन तंत्र को ये रिलैक्स करता है, फेरिंग्स और लैरिंग्स को। पोटेंट होता है, पोटेंसी में थोड़ा कम ज़्यादा इसके ऊपर नीचे होती रहती है, रिकवरी इसमें काफ़ी अच्छी होती है। हाइपोटेंशन यानी ब्लड प्रेशर को मेंटेन करके रखता है। इंटेस्टिनल और यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस जो हैं उनको इनहिबिट करता है, ताकि बार बार आपको यूरिनेशन ना हो और इंटेस्टाइन से डिफिकेशन ना हो। डिसएडवांटेज क्या है इसमें? ये स्पेशल ऑपरेटर्स की ज़रूरत होती है इसको देने के लिए। एनाल्जेसिक इफेक्ट इसका बहुत कम होता है, यानी दर्द आपको होते रहेगा, इसलिए कोई दूसरी ड्रग के साथ कॉम्बिनेशन में दिया जाता है। अर्हिथमिया, आपके हार्ट के रिदम को ये ऊपर नीचे कर सकते हैं। रेस्पिरेशन को बहुत ज़्यादा डाउन कर देते हैं ये।
यूरिन फॉर्मेशन कम कर देते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाता है, हिपेटाइटिस कॉज कर सकते हैं, लीवर की टॉक्सिसिटी कॉज कर सकते हैं, इन्फ्लामेशन कॉज कर सकते हैं, मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया आपके बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ा सकते हैं, और लंबे समय तक लेबर प्रोलॉन्ग, यानी जिनमें अगर कोई लेबर जैसे डिलीवरी वगैरह करनी है तो उसके डिलीवरी के टाइम को बहुत ज़्यादा एक्सटेंड कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा तक रिलैक्स करके रख सकते हैं। तो ये इनके सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। थर्ड इनहेलेशनल कैटेगरी की ड्रग है आइसोफ्लोरेन। ये एनफ्लोरेन की आइसोमर है, यानी एनफ्लोरेन का ही एक ग्रुप चेंज करके, आइसोमेरिज्म आप लोग पढ़ेंगे भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो उसी का ही समरूप है ऐसा कह सकते हैं। सिमिलर प्रॉपर्टी होती है एनफ्लोरेन के जैसे, और ये लेकिन थोड़ा ज़्यादा पोटेंट होता है, बहुत ज़्यादा वर्क करता है उसके कंपैरिजन में। इसका डोज इंडक्शन के लिए 1.5 to 3% इसको दिया जाता है, और मेंटेनेंस डोज 1 to 2% है। स्पेशल वेपोराइज़र के थ्रू इसको पेशेंट में दिया जाता है। ये इसका IUPAC नेम है 1-chloro-2,2,2 ट्राईफ्लोरोइथाइल डाईफ्लोरोमिथाइल ईथर, ये IUPAC नेम है इसका। इसकी सिंथेसिस कहाँ से स्टार्ट होती है? इसको ट्राईफ्लोरो इथेनॉल को जब डाईमिथाइल सल्फोक्साइड मिथाइलेशन करेंगे उसके साथ इसका, तब क्लोरीन के प्रेजेंस में आपका जो कंपाउंड बनेगा, नेक्स्ट उसको एंटीमनी क्लोराइड के साथ जब आप हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ इसका रिएक्शन करवाएंगे, तो अल्टीमेटली 1-chloro-2,2,2 ट्राईफ्लोरोइथाइल ट्राईफ्लोरोमिथाइल ईथर आपका कंपाउंड बनता है, जिसको आइसोफ्लोरेन हम बोलेंगे। इसके यूज़ क्या हैं? ये एनफ्लोरेन का आइसोमर होता है, नॉन इन्फ्लेमेबल होता है, इनहेलेशनल अनस्थेटिक होता है, इंडक्शन काफ़ी अच्छा होता है इसका, रिकवरी भी बहुत अच्छी होती है, इसका फंक्शन रैपिड होता है, टॉक्सिसिटी जो है इसमें नहीं होती ज़्यादा। इंडक्शन और मेंटेनेंस डोज के बारे में हम पढ़ चुके हैं। एनफ्लोरेन के एडवांटेज डिसएडवांटेज वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है। रिकवरी अच्छी है, मसल रिलैक्सेशन अच्छा होता है, वेजोडाइलेशन प्रॉपर्टी होती है, आपके हार्ट में ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता, टॉक्सिसिटी नहीं कॉज करता लीवर की, नौशा वॉमिटिंग नहीं होता इसमें, प्यूपिल को डायलेशन ज़्यादा नहीं करता, ये आपकी बॉडी में मिर्गी जैसे झटके नहीं आते, यूटेराइन को ज़्यादा रिलैक्स नहीं करता। देन डिसएडवांटेज क्या है इसके? पंजेंट और रेस्पिरेटरी। पंजेंट यानी इसकी स्मेल बहुत तीखी होती है, रेस्पिरेशन रेट को इरिटेट कर सकता है, एपरेटस की ज़रूरत होती है देने के लिए, रेस्पिरेशन को डिप्रेस कर सकता है, और मेंटेनेंस के लिए बस इंडक्शन के लिए इसकी ड्रग को देने की ज़रूरत नहीं है, मेंटेनेंस ओनली, नो इंडक्शन इसमें नहीं होता। बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता है, तो एक्साइटेशन रिलैक्सेशन ज़्यादा हो सकता है, और ये थोड़ा महंगा होता है। देन मिथॉक्सीफ्लोरिन आपकी ड्रग है। मिथॉक्सीफ्लोरिन का केमिकल IUPAC नेम 2,2-डाईक्लोरो-1,1 डाईफ्लोरोइथाइल मिथाइल ईथर है। इसमें ये कंपाउंड को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाया जाता है, और मिथेनॉल के प्रेजेंस में जब ये रिएक्शन करता है तो अल्टीमेटली आपका कंपाउंड बनता है 1,1,1 ट्राईफ्लोरो को ये डीक्लोरिनेशन जब इसका किया जाता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो 1,1 डाईक्लोरो 2,2 डाईफ्लोरोइथाइलिन बनता है। देन इसमें मिथेनॉल को ऐड किया जाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंट में, तो आपका अल्टीमेटली कंपाउंड बन जाता है। यूजेस क्या हैं इसके? ये पोटेंट लिक्विड होता है, ये वॉलेटाइल एनास्थेटिक एजेंट होता है, कंसनट्रेशन 0.1 to 2 में ये वर्क करने लगता है। मोस्ट ऑफ द सर्जिकल एनास्थेशिया में इसको दिया जाता है। बहुत अच्छा एनाल्जेसिक एजेंट है ये। डेंटिस्ट्री में ये जो डेंटिस्ट वगैरह होते हैं मेथॉक्सीफ्लोरिन वगैरह को यूज़ करते हैं, और ऑब्स्टेट्रिक्स में यानी डिलीवरी वगैरह के टाइम पे ये एनास्थेशिया दिया जाता है। इसका एनाल्जेसिक इफेक्ट का जो डोज है 0.3 to 0.5 है, और इंडक्शन के लिए इसको 1.5 to 3% दिया जाता है। अब है अपना इंट्रावीनस अनास्थेशिया कैटेगरीज की ड्रग, जो इंट्रावीनस रूट से दी जाती है। इसमें थायोपेंटोन सोडियम आता है, जिसको अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग भी बारबिचुरेट कहा जाता है। अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग का मतलब ये बहुत ही कम समय में, सेकंड्स में अपना इफेक्ट देने लगते हैं। वाटर सोल्यूबल होते हैं, ये अल्कलाइन नेचर के होते हैं। डोज डिपेंडेंट सप्रेशन, CNS की एक्टिविटी को बहुत, जितना डोज बढ़ाओगे उतना ज़्यादा CNS को डिप्रेस करके रखेगा उतने देर तक। इसका जो डोज होता है वो 3 से 5 मिलीग्राम के आसपास होता है इसका डोज, ठीक है। देन जो सोल्यूशन जो होता है 15 से 20 सेकंड तक ये सोल्यूशन में इफ़ेक्ट देते हैं अपने बॉडी में।
फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल क्या है इसकी, ये रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, यानी लंबे समय तक इफेक्ट देते हैं। ये रीडिस्ट्रीब्यूट का मतलब आपके लीवर से अक्सर चीज़ मेटाबोलाइज होकर शरीर से बाहर हो जाती है, लेकिन ये जो ड्रग है लीवर से किडनी तक तो जाती है लेकिन बाहर नहीं जाती, वापस रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं आपकी शरीर के अंदर, उसको रीडिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। फार्मेकोलॉजी में ये फार्मेकोकाइनेटिक्स प्रोफाइल को बहुत अच्छे से डिफाइन किया जाएगा। मैं जस्ट इन जनरल आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब एक्सक्रीट नहीं होना, और एक्सक्रीट नहीं हुई तो डोज कम नहीं होगा, वापस से आपके शरीर में इफेक्ट देने लगेगी। इसलिए कम डोज को लंबे समय तक चलाया जा सकता है इस ड्रग को देने के बाद, इसलिए अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिट्रेट बोलते हैं। 7 से 12 घंटे तक इफेक्ट देती है और CNS को डिप्रेस करती है 12 घंटे से ज़्यादा डोज में तक। ये IUPAC नेम है इसका 5-इथाइल 5,1-मिथाइल ब्यूटाइल 2 बार्बिचुरेट। बार्बिचुरेट्स और बेंजोडाइजेपिन दोनों सेडेटिव हिप्नोटिक्स कैटेगरी की ड्रग है ये। इसमें डाइथाइल मेलोनेट को एल्काइलेशन किया जाता है ब्रोमीन कंपाउंड के साथ या सोडियम इथाइल कंपाउंड के साथ। देन अल्टीमेटली ये अपना प्रोसीजर जो है ये थायोयूरिया में कन्वर्ट होता है, और थायोयूरिया के प्रेजेंस में जब इसको रिएक्शन करवाया जाता है तो ये थायोपेंटोन सोडियम में कन्वर्ट हो जाता है अपने लास्ट कंपाउंड में। यूजेस क्या है इसको, CNS को डिप्रेस करने के लिए यूज़ किया जाता है, नींद इंड्यूस करने के लिए, लेकिन ये दर्द को कम नहीं करता। एनाल्जेसिया जो होता है 30 से 40 सेकंड तक इंट्राविनस इंजेक्शन से दिया जाता है। रिकवरी इसकी बहुत जल्दी हो जाती है, 15 मिनट में ही रिकवरी हो जाती है ये, और इसका एनेस्थेटिक एजेंट के रूप में दिया जाता है। लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, रेस्पायरेशन को कम कर देता है, आपके हार्ट के फंक्शन को कम कर देगा, अरिथमिया कॉज करेगा, रिकवरी जो होती है उसके साथ साथ आपको छींक आएगी, कफ होगा, आपके ब्रोंक्सक्यूल्स जो हैं वो स्पाज्म होंगे, इन्फ्लामेशन हो सकता है, और आपको ठंड लग सकती है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। इसका डोज जो है 2 to 3 ml दिया जाता है 2.5% सोल्यूशन में, जो 30 से 60 सेकंड तक इंडक्शन देता है। एडवांटेज डिसएडवांटेज, रैपिड इंडक्शन होता है, सेंसिटाइज नहीं करता आपके हार्ट को, वही चीज़ें लिखी हुई है, नौशा वॉमिटिंग नहीं करता, कन्वर्जन और ये मिर्गी वगैरह नहीं आती, इसके झटके नहीं आते। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है, एनेस्थीसिया लंबे समय तक चल सकता है, रेस्पिरेशन को डाउन करते हैं, ब्लड प्रेशर कम हो सकता है, पेन को कम नहीं करता, और गैंग्रीन या शिवरिंग इफ़ेक्ट हो सकते हैं इसके। मिथोहेक्सिटल सोडियम ये दूसरा कंपाउंड है, इंट्राविनस रूट से दिया जाता है, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचुरेट्स कैटेगरी में आता है। सोडियम सॉल्ट का ये कंपाउंड होता है जो 5-एलाइल 1-मिथाइल 5,1-मिथाइल 2 पेंटेनाइल बार्बिचुरेट्स, इसका IUPAC नेम है, ये इसका सिंथेसिस फार्मूला है। सबसे पहले आपके मैग्नीशियम ब्रोमाइड के जो कंपाउंड होते हैं उसको एसिटाल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराया जाता है। देन आपके डाईइथाइल मेलोनेट सोडियम इथॉक्साइड के साथ ये रिएक्शन करके नेक्स्ट कंपाउंड जो है आपका इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाता है, जो यूरिया के प्रेजेंस में, N-मिथाइल यूरिया के प्रेजेंस में आपका फाइनल कंपाउंड ये मिथोहेक्सिटल सोडियम का बना लेगा। इसका यूज़ क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, बट यूज़ जो है थायोपेंटोन के जैसा ही होता है। इसका इंडक्शन जो अमाउंट होता है 5 ml to 12 ml दिया जाता है, जो 1% सोल्यूशन में 1 ml एवरी सेकेंड पेशेंट को दिया जाता है इसका। थर्ड जो इसमें ड्रग है थायमाइलाइल सोडियम है, इसका IUPAC नेम है 5-एलाइल 5,1-मिथाइल ब्यूटाइल 2 थायोबार्बिचुरेट, ये इसका IUPAC नेम है। ये भी डाईइथाइल जैसे थायोपेंटोन सोडियम था ना, वैसे ही डाईइथाइल मेलोनेट इसका स्टार्टिंग कंपाउंड है। इसको रिएक्शन करवाया जाएगा सोडियम इथॉक्साइड के साथ, देन अल्टीमेटली ये थायोयूरिया के प्रेजेंस में कन्वर्ट होकर आपका फाइनल कंपाउंड बनाते हैं। अल्टीमेटली अब आपका डिसोशिएटिव एनेस्थीसिया जिसको कीटामीन हम कहते हैं, फेनसाइक्लिडिन डेरिवेटिव, ये इसमें रिंग होती है फेनसाइक्लिडिन की, इसलिए फेनसाइक्लिडिन डेरिवेटिव इसका ड्रग कहा जाता है। डिसोशिएटिव एनेस्थीसिया स्टेट कैरेक्टराइज्ड बाय इमोबिलिटी, एमनेशिया, एनाल्जेसिया विद स्लाइट स्लीप, यानी एमनेशिया रहेगा, मेमोरी नहीं रहेगी, मोशन नहीं रहेगा, बट हल्की सी स्लीप रहेगी, उसको डिसोशिएशन फील होते रहेगा, बॉडी और माइंड को सराउंडिंग का पता चलते रहेगा, इसलिए इसको डिसोशिएटिव एनेस्थीसिया बोलते हैं। ये कहाँ पर एक्ट करता है, NMDA रिसेप्टर को ब्लॉक करता है, यानी N-मिथाइल डीएस्पार्टेट का जो रिसेप्टर है, जो एक्साइटेटरी रिसेप्टर होता है, उसको ये ब्लॉक करके CNS एक्टिविटी देता है। 5 से 10 मिलीग्राम पर किलोग्राम इसका डोज होता है। ये इसका स्ट्रक्चर है 2,2-क्लोरोफिनाइल 2-मिथाइल अमीनो साइक्लोहेक्सेनन, ये इसका
IUPAC नेम है, 2 क्लोरोबेंजोनाइट्राइल के प्रेजेंस में मैग्नीशियम ब्रोमाइड के डेरिवेटिव के साथ ये एक्ट करता है। देन हाइड्रोलिसिस और ब्रोमीन के साथ वर्क करता है, तो इसका इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है। देन अल्टीमेटली HCl के रीअरेंजमेंट के बाद आपका फाइनल कंपाउंड ये केटामिन का बन जाता है। यूजेस क्या हैं इसके, ये नॉन बार्बिचुरेट कैटेगरी का होता है, एक्शन इसका बहुत फास्ट होता है, इंट्रावीनस रूट से दिया जाता है, 30 सेकंड तक अपना इफेक्ट देने लगता है, 10 मिनट तक इफेक्ट रहता है इसका। और केटामिन जो है डिसोशिएटिव एनेस्थीसिया कहा जाता है, जिससे पेशेंट को बाहर एनवायरनमेंट का पता नहीं चलता। इसके ब्लड प्रेशर और पल्स रेट को ये बढ़ा सकता है, दैट्स इट्स साइड इफ़ेक्ट। इसके डिसएडवांटेज क्या है, लिम्ब मूवमेंट को कम कर सकता है ये, इमरजेंसी में पेशेंट को 50% पेशेंट में इमरजेंसी की कंडीशन ला सकता है, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। इंट्रा ऑकुलर टेंशन, आँख में जो होता है उसके प्रेशर को इंक्रीज़ कर देता है, वाइट्रस ह्यूमर के यूटेराइन के स्टिमुलेशन को बढ़ा देता है। साइकोसिस यानी पेशेंट को पागलपने के झटके भी लग सकते हैं, केटामिन का डोज ज़्यादा हो गया तो। लैरिंग्स में इन्फ्लामेशन कर सकता है, मसल्स को रिलैक्स नहीं कर पाता बहुत अच्छे से। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके, CNS स्टिमुलेशन का काम करता है। हेड और नेक की इंजरी हो सकती में, इंजरी में जब एनेस्थीसिया दिया जाता है तब केटामिन का यूज़ किया जाता है एनेस्थीसिया के लिए। अस्थमा के जो पेशेंट है उसमें ये यूज़ किया जाता है, उसमें यानी अस्थमा के पेशेंट की जब सर्जरी होती है तब केटामिन यूज़ किया जाता है। इसका सर्जिकल प्रोसीजर बहुत शॉर्ट होता है, बर्न के केसेस में, ब्रीच के केसेस वगैरह में, डेंटिस्ट्री में यूज़ किया जाता है। डेंटिस्ट्री की में जो ड्रग दी जाती है किटोरोलैक की ड्रग दी जाती है। कॉम्बिनेशन जो होता है डाइजेपाम के साथ दिया जाता है, सर्जिकल प्रोसीजर वगैरह में इसको यूज़ करते हैं। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं इसमें, एनेस्थीसिया के टाइम पे ये वही है, रिस्पिरेशन को कम कर सकता है, सलाइवरी सिक्रीशन बढ़ा सकता है, हार्ट के अरिथमिया कॉज कर सकता है, बीपी कम कर सकता है, कन्वर्जेंस ला सकता है, कन्वर्जेंस यानी मिर्गी के जैसे दौरे। एनेस्थीसिया जब कंप्लीट हो जाएगा तब रिकवरी के टाइम पे पेशेंट को उल्टी हो सकती है, सेडेशन हो सकता है, सोया रहे लंबे समय तक, निमोनिया हो सकता है, लीवर किडनी फेल हो सकते हैं, फेल इन द सेंस उस पर इफ़ेक्ट पड़ सकता है, नर्व्स काम करना बंद कर सकती है, और कॉग्निशन यानी उसके ब्रेन के फंक्शंस थोड़े डिस्टर्ब रह सकते हैं जब रिकवरी होती है। ओके, थैंक यू, दिस इज़ द कंप्लीशन ऑफ योर टॉपिक ओवर हियर।